Hello Bacha Party, I'm your physics faculty from school.com and today we are going to start the online classes of physics. Okay, now today we are going to start the first chapter physical world of the textbook number 1. Okay, the first chapter is the physical world. This chapter is a theoretical chapter in which we study about the nature. हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? नेचर के बारे में. Yeah, you can say study of nature. Study of nature. ओके इतना बात क्लियर है. इसमें हम नेचर की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ओके इस चैप्टर को हम एक वंडरफुल स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. वो वंडरफुल स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय द फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन. अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन statement, according to the Einstein statement, the most incomprehensible thing in the universe is that it is comprehensible. यानी इस दुनिया में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है, वो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिबल है. दैट मीन्स उसको आसानी से समझा जा सकता है. ओके द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल the most incomprehensible thing in this universe is that it is comprehensible. It is what? It is comprehensible. ओके इतना बात क्लियर है. ये बात हमें समझ में आ गया कि आइंस्टीन स्टेटमेंट क्या कहता है. आफ्टर दैट the human have always been curious about the world around them, like a night sky with its bright celestial object has been fascinated humans since time immemorial. Okay, the regular repetitions of day and night, the annual cycles of season, the tide, the volcanoes, and rainbow has also a source of wonder. ओके तो ये सभी फेनोमेना है जो ह्यूमन इनको जानने के लिए ऑलवेज क्यूरियस रहा है बहुत पहले से ही. जैसे रेनबो है, जैसे रेनफॉल होता है, सनलाइट पड़ती है तो वहां पर 7 कलर्स का एक बैंड बन जाता है. तो ह्यूमन ऑलवेज इसके को जानने के लिए क्यूरियस रहा है. तो ये सब चीजें ही हमें आगे चलकर स्टडी करनी है, जिससे क्या मिलकर बना है? साइंस मिलकर बना है. ओके इन सभी चीजों से. तो आफ्टर दैट द human have always been curious. The human have always been curious about the world around them, like the night sky with its bright celestial objects has fascinated humans since time immemorial. Okay beta, and yeah, you can say the regular repetitions of day and night. The regular repetitions of day and night. And next one is the annual season of, yeah, you can say the annual cycles of season.
the annual cycles of season, okay, the tide, the volcanoes and rainbow have always the source of wonder, the source of wonder also। ओके बेटा, इतना बात क्लियर है हमें। तो ये सभी चीजें हैं जिनके बारे में जानने के लिए, जैसे जो ब्राइट सेलेस्टियल है लाइक अ स्टार्स, ठीक है, मार्स, इन सभी को जानने के लिए नाइट स्काई में देखते हैं। फिर आगे बात क्या कह रहा है, द रेगुलर रिपीटिशन ऑफ डे एंड नाइट, जैसे डे होता है फिर नाइट होती है। आफ्टर दैट द एनुअल साइकिल्स, पहले गर्मी का मौसम, फिर ठंडी का मौसम, फिर बरसात का मौसम, फिर आफ्टर दैट द टाइड, द वोल्केनोज, जो समझ रहे हैं ना, वोल्केनोज एंड रेनबो। रेनबो, इन सभी को जानने के लिए ह्यूमन ऑलवेज क्यूरियस रहा है। तो इन सभी की स्टडी हम किसके थ्रू करते हैं, साइंस के थ्रू करते हैं। ओके बेटा, इतनी बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है। तो साइंस किसके थ्रू करते हैं, साइंस के थ्रू करते हैं। इसको जरा सा हम थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ के थ्रू समझते हैं कि ये सब चीजें कैसे आई, ये सब चीजें हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। सपोज दैट सबसे पहले जब ये दुनिया स्टार्ट हुई तो कोई ना कोई ह्यूमंस आया, यानी ह्यूमन बीइंग। उस ह्यूमन बीइंग ने क्या करना स्टार्ट किया, उस ह्यूमन बीइंग ने सोचना स्टार्ट किया। क्या सोचना स्टार्ट किया, जैसे ये आपकी अर्थ फिक्स है, ठीक है, फिर इसके बाद सनराइज होता है, फिर सनसेट होता है, फिर सनराइज होता है, उसने ये कहा। तो आफ्टर दैट उसने ये सोचा कि जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड सन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो उसने ये सोचा, तो इसके बाद कई सारे जो ह्यूमन बीइंग्स है वो सोचते गए सोचते गए। इसके बाद यही जो नॉलेज है, ये नॉलेज बढ़ता चला गया। किसी ने किसी के बारे में सोचा, किसी ने ये सोचा कि रिवर कैसे फ्लो होता है, किसी ने ये सोचा कि रेनबो क्यों फॉर्म होता है, किसी ने ये सोचा कि सीजन्स क्यों चेंज हो जाता है, किसी ने ये सोचा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्यों नहीं रिवॉल्व करता है। तो ये जो नॉलेज है, जो सोचते गए ह्यूमन बीइंग्स ने, जो सोचता गया तो नॉलेज बढ़ता चला गया। और जब नॉलेज बढ़ता चला गया तो नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया, तो हमको इसको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। तो हमने इस नॉलेज को क्लासिफाई किया, वो भी कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग सोचता गया, जब नॉलेज बहुत सारा हो गया तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया बेटा, 2 पार्ट में, एक आर्ट और एक साइंस में, एक आर्ट में और एक साइंस में। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर आर्ट क्या है। जैसे आप बहुत अच्छी पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक कला है। आप बहुत अच्छा या बहुत फास्ट रन करते हैं, ये आपकी क्या है, आर्ट है, ठीक है। आप बहुत अच्छा जंपिंग करते हैं, ये आपकी आर्ट है। आप बहुत अच्छा रेसलिंग करते हैं, ये आपकी आर्ट है, ओके। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द साइंस। इसी साइंस को हमें डिटेल में स्टडी करना है, ओके। तो द साइंस वर्ड विच कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंटिया, इट्स मीनिंग इज टू नो। ओके बेटा, इसको रब कर देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गया कि क्या है, कैसे साइंस की शुरुआत हुई हमारे डेली लाइफ में, इसको क्यों इंक्लूड किया गया, ठीक है, ये सभी चीजें हैं। तो साइंस को जरा डिटेल में चलते हैं। साइंस, the science word comes from Latin word, scientia, Latin word scientia, its meaning is to know, जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा, जानना। अब किसके बारे में जानना, इसको भी बाद में समझते हैं, ठीक है। एंड द संस्कृत वर्ड विजनन एंड द अरबिक वर्ड इलम
convey the similar meaning, namely knowledge. Convey the similar meaning, namely knowledge. यानी कि जो संस्कृत वर्ड है विदनन और जो अरबिक वर्ड है इलम, ये दोनों किसको इंडिकेट करते हैं? नॉलेज को। दोनों का मीनिंग सेम होता है, दैट मीन्स इज नॉलेज। ठीक है, इतना बात क्लियर है। नॉलेज, तो ये जो नॉलेज है किसी के भी बारे में, अब किसके बारे में है? तो ये जो नॉलेज है, ये टू नो है, जानना या नॉलेज, तो ये नेचर के बारे में। किसके बारे में जानना? नेचर के बारे में जानना। ओके, बट दैट नॉलेज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ये नॉलेज आपका कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इसका मतलब, अब ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज्ड का मतलब यहां से ये है कि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते जब तक आपने किसी चीज को ऑब्जर्व ना किया हो, किसी एक्सीडेंट को आपने देखा ना हो, तो आप उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, तो ये बात है। तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, तो हम साइंस को बोलेंगे व्हाट इज द साइंस? साइंस इज व्हाट? साइंस इज अ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ओके, इतना बात क्लियर है। इस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को जरा डिटेल में समझते हैं। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के, सपोज दैट जब से ये वर्ड स्टार्ट हुआ, यानी कि ये दुनिया आई, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन बींग्स आए। ठीक है, हमने माना ह्यूमन बींग्स आए, तो ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? ह्यूमन बींग्स ने अपने चारों ओर जो भी एक्सीडेंट हो रहे थे, जैसे रिवर फ्लो हो रही थी, ठीक है, रिवर में क्या फ्लो हो रहा था? वाटर फ्लो हो रहा था। डे एंड नाइट हो रहे थे, सनराइज हो रहा था, सनसेट हो रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रहे थे कि सीजन चेंज हो जा रहा था, कभी गर्मी का मौसम, कभी ठंडी का मौसम, कभी बरसात का मौसम, ये सभी चीजें आ जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, और सोचने के बाद उन्होंने उन्होंने क्या किया? अपने अपने प्रिंसिपल बनाए। ठीक है, और अपने अपने प्रिंसिपल को अपने स्टूडेंट्स को बताया, लोगों को बताया, और उस प्रिंसिपल को लिखा। ठीक है, इसके बाद वो जो ह्यूमन बींग्स थे वो चले गए। फिर इसके बाद उनका वो जो नॉलेज है, उस नॉलेज को उनके स्टूडेंट ने आगे पढ़ना शुरू किया, और फिर उस नॉलेज को स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग या मेरे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये लॉ कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, उन्होंने कहा उनके स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो इसके बाद ये क्लियर है। फिर जो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उसको भी लिखा गया। ठीक है, अब उसको जब लिखा गया, इसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन आई। नेक्स्ट जनरेशन ने उसको स्टडी किया, जो उसके स्टूडेंट ने नॉलेज कहा था कि ये ला ऐसा ऐसा हो सकता है, ये प्रिंसिपल ऐसा ऐसा हो सकता है। दैट मीन्स एक एग्जांपल समझे कि स्टूडेंट ने क्या किया होगा? स्टूडेंट ने ये कहा होगा, सपोज दैट ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? सन रिवॉल्व करता है। तो उसने कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सन के अराउंड कौन रिवॉल्व करे? अर्थ रिवॉल्व करे। तो दो क्वेश्चन बन गए। उन्होंने इन सभी चीजों को मेंशन किया, और जब मेंशन किया तो वो भी चले गए। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई, तो नेक्स्ट जनरेशन ने उन सभी चीज को, जो भी नॉलेज था उनके बारे में फिर से सोचना स्टार्ट किया। ठीक है, उस नॉलेज को इकट्ठा किया और उसके बाद फिर से सोचना स्टार्ट किया। ठीक है, उसको फिर से सोचना स्टार्ट किया। अब सोचने के बाद उन्होंने ये किया, उन्होंने अपने फिर से एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट को फिर से लिखा। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक चीज को लिखा जा रहा है, हर एक चीज को, हर एक चीज का रीजन बताया जा रहा है, हर एक चीज का प्रैक्टिकल किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो ये एक सिस्टम बन गया। यानी हमने कहीं से भी कोई भी एक्सीडेंट देखा, उस एक्सीडेंट को हमने क्या किया? हमने ऑब्जर्व किया, उसके बारे में कुछ बताया, कुछ सोचा, फिर उसके बाद आने वाली जनरेशन ने फिर कुछ बताया उसके बारे में, फिर आने वाली जनरेशन ने उसके बारे में कुछ बताया, फिर आने वाली जनरेशन ने उन सभी को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद लैब में उसका एक्सपेरिमेंट किया और कई सारी पॉसिबिलिटी निकाली। तो हर एक चीज को बराबर बुक में मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हर एक चीज को मेंशन किया जा रहा है, यानी लिखा जा रहा है, उसके रीजन बताए जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, सनराइज क्यों होता है, सनसेट क्यों होता है, वाटर अपर हाइट से लोअर हाइट में क्यों फ्लो करता है, इन सभी का रीजन बताया जा रहा है, यानी प्रैक्टिकल किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो ये जो एक सिस्टम है, ये सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बन जा रहा है।
कैसा सिस्टम बेटा? ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। और यही जो नॉलेज है या जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है या ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? साइंस बोलते हैं। व्हाट? साइंस। बात समझ में आ? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज क्या है? तो ये बात हमें क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज किसके बारे में? तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो है बेटा नेचर के बारे में। ठीक है, हम ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज तो लेंगे, लेकिन किसके बारे में बेटा? नेचर के बारे में। तो व्हाट इज द साइंस? साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। किसका ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज? जो नेचर में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे चारों। ठीक है, अब हम इसके डिफिनेशन की जरा बात कर लेते हैं, बिकॉज डिफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। कोई डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है कभी कि साइंस की डिफिनेशन बताइए, तो अगर आप नहीं बताएंगे तो आपसे सोचेगा कि आपको साइंस की डिफिनेशन नहीं आती, बट आपको तो पूरा डिटेल में पता है कि साइंस एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है। किसका ऑर्गेनाइज नॉलेज है? नेचर का। नेचर में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे सीजन चेंज हो जा रहा है, वोल्केनोज है, टाइड है, सब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन सभी के ऑर्गेनाइज नॉलेज इज व्हाट? साइंस। बट हम इसकी डिफिनेशन में चलते हैं। डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन, साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, साइंस इज अ systematic attempt to understand the natural phenomena in as much as detail and depth as possible and use the knowledge so gained to predict and modify phenomena That is the definition of science. आपको समझ में आ रहा होगा कि what is the science? According to the definition, science एक systematic attempt है किसको समझने के लिए? नेचुरल फिनोमेना को। नेचुरल फिनोमेना वही जो मैंने बताया। क्या बताया? कि जैसे आपका क्या होता है, जैसे आपका वाटर फ्लो होता है, वाटर रिवर में फ्लो होता है अपर हाइट से लोअर हाइट में। आपका रेगुलर रेपिटेशन डे एंड नाइट, यानी सनराइज होता है, सनसेट होता है, ये सभी नेचुरल फिनोमेना है। इनको समझना किस वे में? सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, सिस्टमैटिक वे से, यानी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को इंडिकेट कर रहे हैं सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। ठीक है, इतना बात क्लियर है। एज मच एज डिटेल एंड डेप्थ, जितना ज्यादा डिटेल और डेप्थ में हम इसको समझ सके, एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो, यूज द नॉलेज, और उस नॉलेज का हम कहां पर यूज करेंगे? प्रेडिक्शन करने में। कहां पर बेटा? प्रेडिक्शन करने में। एंड मॉडिफाई फिनोमेना, और फिनोमेना को मॉडिफाई करने में। ये जो आगे की और बातें जैसे मॉडिफाई फिनोमेना, प्रेडिक्शन, ये आगे चल के क्लियर हो जाएगी। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि व्हाट इज द साइंस। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है या एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, किसको स्टडी करने का? नेचर को स्टडी करने का। इतनी बात क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। बट ये जो साइंस है, इसकी जो हम स्टडी, यानी नेचर की जो हम स्टडी करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड है, और उन साइंटिफिक मेथड के बिना हम साइंस की स्टडी नहीं कर सकते। तो सर वो साइंटिफिक मेथड कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम किसी भी साइंस की स्टडी करते हैं या किसी भी फिनोमेना की स्टडी करते हैं? ओके बेटा, किसी भी फिनोमेना की स्टडी करते हैं। तो अब हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड की। What is the scientific method? What is the scientific method? Okay. What is the scientific method? What is the scientific method to study the nature? To study the nature. नेचर को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड कौन कौन से हैं? तो सम
इंटरकनेक्टेड सेवरल मेथड है बेटा। फर्स्ट नंबर इज व्हाट? फर्स्ट नंबर इज द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। Systematic observation, systematic observation. Next one is the controlled experiment, controlled experiment. And next one is the qualitative, qualitative and quantitative reasoning, quantitative reasoning. Quantitative reasoning. And next one is what? Next one is mathematical modeling. Mathematical modeling. Okay. And next one is prediction. And next one is what? Verification and falsification. Falsification, वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। तो इतने साइंटिफिक मेथड हैं, यानी हम अगर स्टडी करना चाहें नेचर की तो हमें इन साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट मेथड क्या है बेटा? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? वन बाय वन करके हर एक को समझते हैं। सपोज दैट हमारे घर के पास से एक कोई रिवर फ्लो होती है, ठीक है? तो उस रिवर में जो वाटर है वो ऑलवेज लेफ्ट टू किधर फ्लो होता है? लेफ्ट टू राइट फ्लो होता है, ठीक है? तो हमने सोचा, हम रात में सोच के सो गए कि साला चलो कल को ये पानी अभी लेफ्ट टू राइट फ्लो होता है, कल को राइट टू लेफ्ट फ्लो होने लगेगा, ठीक है? हमने ये सोचा इतना बात। तो हमने क्या किया? हमने ऑब्जर्वेशन किया, वो भी सिस्टमैटिक वे से, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है हमने ऑब्जर्वेशन किया कि लेफ्ट टू किधर फ्लो हो रहा है, राइट फ्लो हो रहा है। हम अगले दिन उठे तो हमने ये देखा कि साला ये राइट टू लेफ्ट तो नहीं फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट ही फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या किया? आफ्टर दैट हमने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है? और दूसरा ऑब्जर्वेशन, सपोज दैट रेनफॉल होता है और हल्की हल्की अगर धूप हो तो हमें अक्सर स्पेस में या स्काई में हमें रेनबो नजर आता है, 7 कलर्स का एक बैंड, एक स्पेक्ट्रम नजर आता है। तो ये क्या है? एक ऑब्जर्वेशन। हमने ऑब्जर्वेशन किया सिस्टमैटिक फॉर्म में। फिर आफ्टर दैट क्या है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब जो जो हमने ऑब्जर्व किया, अब हम उसको एक्सपेरिमेंट में, अब हम उसको क्या करेंगे? लैब में उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो भी किस वे में? कंट्रोल्ड वे में। इतना बात क्लियर है? अब हमने क्या किया? अब हम लैब में गए और लैब में हमने ये देखा कि हमको वाटर को फ्लो कराना है लेफ्ट टू राइट। तो हमने लैब में जाके एक ट्यूब लिया और उस ट्यूब में क्या फ्लो कर दिया, क्या फिल कर दिया? वाटर, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि हमने इस वे में ट्यूब को रखा तो वाटर तो फ्लो नहीं हो रहा है, वाटर ऐसे ही है, ठीक है? अब हमने क्या किया? हमने इसके लेफ्ट साइड को, इस ट्यूब के लेफ्ट साइड को थोड़ा सा क्या कर दिया? ऊपर उठा दिया। तो वाटर किधर से किधर की ओर फ्लो होने लगेगा? लेफ्ट टू राइट फ्लो होने लगेगा। तो हमने ये क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। दूसरी कहानी, आप देखते हैं हमेशा कि गर्मी के सीजन के बाद क्या होता है? वाटरफॉल यानी कि रेनफॉल होता है, वर्षा स्टार्ट हो जाती है, बारिश होने लगती है, ठीक है? तो ये हमने क्या किया? एक ऑब्जर्वेशन किया। अब इस ऑब्जर्वेशन को अब अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? हमने एक बर्तन लिया और उस बर्तन में हमने बहुत सारा वाटर डाल दिया और उस बर्तन को हमने नीचे से क्या प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया? हीट प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया। और जब हम हीट प्रोवाइड कराएंगे तो होगा ये, जो वाटर है वो बॉयल होकर वेपर के फॉर्म में क्या होने लगेगा? ऊपर उड़ने लगेगा, ठीक है? तो हमने क्या किया? हमने उस बर्तन को एक प्लेट के थ्रू उसको ढक दिया, ठीक है? तो आफ्टर सम टाइम होगा ये कि जब हम उस बर्तन का जो हम नीचे से हीट प्रोवाइड करा रहे हैं उसको कम कर दें,
तो होगा ये कि अगर हम जैसे उस प्लेट को उठाएंगे तो वहां से देखेंगे कि जो कुछ ड्रॉप्स, वाटर की कुछ ड्रॉप्स नीचे गिरती हुई दिखाई देंगी। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन कंट्रोल्ड वे क्या है? कंट्रोल्ड वे का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हीट प्रोवाइड करा रहे हैं हम इसको, उस बर्तन को, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, ना ज्यादा ना बहुत कम। कहीं इतना कम हीट प्रोवाइड करा दिए कि आपका जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म ही में नहीं चेंज हो रहा है। तो हर एक चीज कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आया कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग? सपोज एक इमेजिन करिए आप कि इधर से हम सनलाइट प्रोवाइड करा रहे हैं और इधर से हम क्या फ्लो करा रहे हैं? फाउंटेन। तो होता ये है इस केस में कि जो सनलाइट है वो कहां पर जाके हिट करता है? फाउंटेन में, यानी कि जो वाटर फ्लो कर रहा है, जो वाटर फ्लो कर रहा है उसमें जाके हिट करता है। ठीक है, तो हम देखते ये हैं इस केस में कि हमें 7 कलर्स का एक बैंड, एक स्पेक्ट्रम नजर आता है। ठीक है, 7 कलर्स का एक बैंड या स्पेक्ट्रम नजर आता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। तो हमने क्या किया? हमने सनलाइट को किसमें डायरेक्ट हिट कराया? फाउंटेन। तो यहां से क्या जनरेट हुआ बेटा? रेनबो। क्या जनरेट हुआ? रेनबो। तो यहां पर हम किसी की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, यानी हम रीजन दे रहे हैं। रीजन क्या दे रहे हैं कि यहां पर रेनबो क्यों फॉर्म्ड हुआ? तो उसका एक रीजन है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन हम उसकी किसके बेसिस पे देने जा रहे हैं? उसके क्वालिटी के बेसिस पर बताने जा रहे हैं कि ये जो सनलाइट है ना, इसमें पहले से ही कितने कलर्स रहे होंगे? 7 कलर्स रहे होंगे, जो रेनबो को फॉर्म करने के लिए इसेंशियल है। इसमें ऑलरेडी 7 कलर्स रहे होंगे। तो हमने क्या कहा? हमने रीजन दिया कि सनलाइट में 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? ये इसकी क्वालिटी है। तो हमने रीजन दिया किसके बेसिस पर? क्वालिटी के बेसिस पर। तो इसी को बोलते हैं व्हाट? क्वालिटेटिव रीजनिंग। इतनी बात समझ में आई बेटा? अगली बात, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है? क्वांटिटेटिव रीजनिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये बात आती है कि सर ये रेनबो तो ऐसे नजर नहीं आएगा, रेनबो हमेशा तो दिखते नहीं है, बारिश हमेशा होती है, हल्की हल्की धूप भी रहती है, फिर भी रेनबो नहीं नजर आते। तो ये रेनबो तभी नजर आते हैं किसी भी ऑब्जर्वर को या किसी भी पर्सन को, जब उसकी आई में जो एंगल बन रहा हो रेनबो से, उसकी वैल्यू कितनी हो? 42 डिग्री हो। इतना एंगल होना चाहिए। तो यहां पर ये क्या आ गया बेटा? ये नंबर आ गया। क्या आ गया? नंबर। तो दैट मींस दिस इज द क्वांटिटी। तो यहां पर हम रीजन दे रहे हैं कि रेनबो तभी ऑब्जर्वर को दिखाई देगा जब एंगल कितने डिग्री होगा? 42 डिग्री होगा। तो हमने क्वांटिटी के बेसिस पर यहां पर हमने रीजन दिया, तो ये कौन सी रीजनिंग हो जाएगी? क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो जाएगी। कौन सी रीजनिंग? क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अदर एग्जांपल समझिए, दूसरा एक एक एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर कोई भी एक अर्थ है, अर्थ ऑलवेज किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो अब यहां से बात समझिएगा, सपोज ये आपकी क्या है? अर्थ है बेटा, और ये आपका क्या है? कोई भी अनदर ऑब्जेक्ट है। तो ये इसको क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर हम क्या करें कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, आई हैव टू सपोज कितनी है? डी। अगर हम इसको चेंज करके इसका क्या कर दें? डबल कर दें। तो जब हम डबल कर देंगे तो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी? अब हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि जब अगर हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो कितनी चेंज होगी? तो यहां पर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है? रीजन नहीं दिया जा रहा है किसके थ्रू, यहां पर सिर्फ केवल क्वांटिटी की बात की जा रही। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके इनको बताया कि जो फोर्स लगेगा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू फोर्स टाइम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अगला रीजन, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसकी भी वैल्यू 4 टाइम्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी।
जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल फोर्स है, उसकी वैल्यू 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर एक नंबर दिया जा रहा है, ठीक है, नंबर जैसे 4 टाइम्स 2 टाइम्स। तो ये कौन सी रीजनिंग है? ये आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। इतना बात क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब समझ में आया कि साइंटिफिक मेथड में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। अगली बात, मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से ये मैथमेटिकल मॉडलिंग इस बात को डिफाइन करता है कि आप किसी भी फॉर्मूले को किस वे में डिजाइन करेंगे कि आपने जो जो भी ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जो जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट हो जाए। यानी कि वो फॉर्मूला उन सभी एक्सपेरिमेंट, उन सभी ऑब्जर्वेशंस एंड अदर फैक्टर को वेरीफाई करता हो। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है, इसको समझते हैं। What is the mathematical modeling? मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है? ओके, मैथमेटिकल मॉडलिंग, इसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। इसको समझ, सपोज हमने एक बॉल लिया बेटा, उस बॉल को हमने क्या किया, हमने ऊपर की ओर थ्रो किया, ठीक है। और सपोज करिए कि वो बॉल जहां ग्राउंड से 10 किलोमीटर ऊपर चली गई, 10 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, 10 किलोमीटर ऊपर ट्रेवल कर गई, इतनी ज्यादा वेलोसिटी, इतना ज्यादा हमने उसको थ्रस्ट प्रोवाइड कराया। तो होगा ये कि इस बॉल पर अर्थ भी क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जिसको आप बोलते हैं। सन भी इसमें फोर्स लगाएगा, मून भी इसमें फोर्स लगाएगा, ठीक है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस सर कि ये जो बॉल है वो उसको अर्थ क्यों अट्रैक्ट कर लेता है, ये अर्थ की ओर ही क्यों फॉल कर जाता है, जबकि इसमें सन भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, मून भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि जो अर्थ फोर्स लगा रही है इस बॉल पर, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द जो सन फोर्स लगा रहा है इस बॉल पर। यानी कि Fe इज ग्रेटर देन व्हाट बेटा, F इज ग्रेटर देन Fs, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो आप इसको कैसे कहेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला डिजाइन किया गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन व्हाट, r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रही होगी कि ये जो बॉल की जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है अर्थ से, वो बहुत कम है, जबकि सन से इस बॉल की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी ये जो डी है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि कई मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी ज्यादा डिस्टेंस, और ये आपकी 10 किलोमीटर है, तो जितना कम डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वजह से ये बॉल किधर की ओर मूव करेगा, टुवर्ड्स द अर्थ मूव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बॉल सन की ओर कब मूव करेगी, तो इसको हमें क्या रीजन देना होगा? तो हम ये रीजन देंगे, अगर हम इस बॉल को इतना थ्रस्ट प्रोवाइड कराएं, इतना थ्रस्ट प्रोवाइड कराएं कि ये सन के बहुत नियरर पहुंच जाए, सन के बहुत कैसा पहुंच जाए, नियरर, और ये डिस्टेंस बहुत क्या हो जाए, ज्यादा, ये डिस्टेंस बहुत क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और ये जो बाल है, बाल से सन तक की डिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। तो जब बाल से सन तक की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी, तो फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा। तो अब यहाँ पर ये जो बॉल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स द सन मूव करेगा, ठीक है। तो हमने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग के थ्रू हमने ये क्या डिजाइन किया, फॉर्मूला डिजाइन किया, ओके बेटा। अगली बात, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये आर स्क्वायर को यहाँ पर आप आर क्यूब भी कर सकते थे, आप आर भी कर सकते थे, यानी जो फोर्स है, जो फोर्स लगता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर भी हो सकता है, आर क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने इसको आर स्क्वायर क्यों फिक्स किया हुआ है, दैट इज द मैटर ऑफ डिस्कशन। तो ये बेटा, ये जो फॉर्मूला है, इसको डिजाइन होने में कई सारे दिन लग जाते हैं, ठीक है। ये कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद निकल के आता है। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि जो फोर्स है इसके डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं।
तो इस वजह से मैथमेटिकल मॉडलिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल है साइंस के अंदर। ठीक है, अगली बात क्या है बेटा, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जब हम फॉर्मूला को डिजाइन कर लेंगे, इसके बाद हम प्रिडिक्शन करते हैं, वो प्रिडिक्शन की कहानी समझते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन की कहानी। प्रिडिक्शन क्या है, व्हाट इज द प्रिडिक्शन? व्हाट इज द प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? सपोज ये आपका अर्थ है और ये आपका क्या है बेटा, मून है। ठीक है, और अर्थ से हम एक एयरक्राफ्ट को हम मून में भेजना चाहते हैं। कहां पर भेजना चाहते हैं? मून में। तो इधर ये आपका क्या है, एयरक्राफ्ट। दिस इज व्हाट, एयरक्राफ्ट। इस तरीके से इनके बीच का डिस्टेंस है। तो यहां पर क्या है कि ये बीच में जब ये इसके एयरक्राफ्ट है आपका, इसकी डिस्टेंस है ये 10,000 किलोमीटर है। इसकी डिस्टेंस यहां तक, इसके बीच में कहीं तक, इस अर्थ और मून के बीच तक की जो ये डिस्टेंस है यहां तक की, वो 10,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक फॉर्मूले के थ्रू S इज इक्वल टू द वी यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू द यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हमने सपोज किया कि जो एयरक्राफ्ट है इसको हमने वेलोसिटी प्रोवाइड करा दिया 500 किलोमीटर पर आवर की। तो हमने कैलकुलेट किया है सभी फॉर्मूलाज के थ्रू। तो हमने ये देखा कि ये 10,000 डिस्टेंस को कवर करने में 5 आवर्स का टाइम लगता है। सपोज किया, अब आप कर सकते हैं यहां से बेटा। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि 5 आवर्स का टाइम लगेगा 10,000 डिस्टेंस कवर करने के लिए इस एयरक्राफ्ट को, अगर ये इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है तो। ठीक है, तो अब यहां से ये यहां तक पहुंच गया। जैसे ही ये इधर पहुंचेगा, किसकी फील्ड में आ जाएगा? तो ये मून जो फोर्स अप्लाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये उसकी फील्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर मून इस एयरक्राफ्ट पर क्या क्या बेटा अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस एयरक्राफ्ट के इंजन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, अगर ऐसा हो कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और थ्रस्ट भी इसी डायरेक्शन में, तो ये जाके बहुत तेज इस पे टकराएगा और एयरक्राफ्ट का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से करते क्या है जनरली, होता क्या है, अगर अर्थ में बात करें तो अर्थ में तो हम पैरासूट को ओपन कर देते हैं बिकॉज यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, बट मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, तो हम करते क्या है, हम अपोजिट डायरेक्शन में इंजन को चला देते हैं। ठीक है, तो जिससे जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, आपका थ्रस्ट इस डायरेक्शन में लगे, तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी रिलेटिव स्पीड दी जा सके, जिससे ये आराम से इस मून पे क्या कर सके, लैंड कर सके। ठीक है बेटा, तो हमने ये प्रेडिक्शन किया। हमने क्या प्रेडिक्शन किया? हमने प्रेडिक्शन किया कि ये जो डिस्टेंस है ये 10,000 किलोमीटर है। अगर हमने इसको 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हमने इसको यहाँ से भेज दिया एयरक्राफ्ट को, तो ये हमने सपोज कर लिया, प्रेडिक्ट कर लिया कि ये 5 घंटे में, 5 आवर्स में, 6 आवर्स में इस 10,000 डिस्टेंस को, 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो हमने ये क्या किया? हमने प्रेडिक्शन किया। अब ये हमारा प्रेडिक्शन क्या हो सकता है? सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इस सही या गलत को बताने के लिए एक और स्टेप है साइंटिफिक मेथड में, दैट इज द वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। यानी कि अब हम इस प्रेडिक्शन को वेरीफाई करेंगे कि ये क्या ये सही है, क्या ये फॉल्स है, यानी क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ठीक है, तो इसी को अगर कोई भी जो प्रेडिक्शन है हमारा, जो प्रेडिक्शन है, अगर ये आपका फॉल्स हो गया, गलत हो गया, ये मून में पहुंचा ही नहीं, आपका प्रेडिक्शन ही गलत हो गया, तो होता ये है कि ये जब फॉल्स हो जाएगा तो हम इस एक्सपेरिमेंट को तब तक करते हैं, तब तक वेरीफाई करते हैं जब तक कि ये आपका एक्सपेरिमेंट क्या ना हो जाए, करेक्ट ना हो जाए। तो इस स्टेप का ये काम है वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। तो इस तरीके से कोई भी एक फिनोमिना प्रिपेयर होता है, कोई भी एक फॉर्मूला निकल के आता है। अगर ये इन सभी चीजों को कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फिनोमिना अगर वेरीफाई करता है, तभी हम क्या करते हैं, उसको साइंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके, अगली बात बेटा, साइंटिफिक मेथड हमें समझ में आया कि साइंटिफिक मेथड क्या है। ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ साइंस। और अगर हमें बेसिक समझ में आया तो साइंस बहुत इजीली समझ पाएंगे हम। ठीक है, अगली बात बेटा,
फिजिक्स की बात करते हैं, बिकॉज हम फिजिक्स ही पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो हम साइंस के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स इज द बेसिक कैटेगरी ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द बेसिक कैटेगरी ऑफ साइंस, बेसिक कैटेगरी ऑफ साइंस like biology and chemistry, like biology and chemistry। ओके, तो ये आपकी एक बेसिक कैटेगरी है नेचुरल साइंस की, बेसिक कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस यू कैन से, ठीक है, नेचुरल साइंस की एक बेसिक कैटेगरी। एंड ये जो फिजिक्स है, जो फिजिक्स वर्ड है, दैट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। ये कहां से ऑरिजिनेट हुआ है? एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से निकल कर आया है। ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, दैट मीन्स इज व्हाट? नेचर। जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा? नेचर। एंड इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? भौतिकी। ओके, इसको भौतिकी बोला जाता है। ये किसको रिफर करता है? दैट इज यूज्ड टू रिफर टू स्टडी ऑफ नेचर, जो नेचर की स्टडी को रेफर करता है। ठीक है, भौतिकी का मीनिंग ये होता है हिंदी में या संस्कृत में। अगली बात क्या है कि फिजिक्स हमें समझ में आया कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स ऑरिजिनेट हुआ है एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से, जिसका मीनिंग क्या होता है? नेचर। तो अगर हम नेचर या नेचर में जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो दैट इज फिजिक्स। वो क्या है? फिजिक्स। तो फिजिक्स की यही से डेफिनेशन निकल के आती है, द स्टडी ऑफ नेचर, एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स। इतनी बात क्लियर है बेटा कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हमें पता चल गया कि ये नेचर या नेचर से रिलेटेड जो भी फिनोमेना है, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया कि व्हाट इज द साइंस। फिजिकल वर्ड में साइंस कैसे आया, साइंस के बाद फिर फिजिक्स कैसे आया। आज हमने इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया। अगर आपको इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। हमारी टीम आपकी हर संभव मदद करेगी। ओके।